हमने कल बात की थी, कल हम डिस्कस कर रहे थे हमारा जो टैक्स का सिलेबस है उसको हमने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। हमारे पास ग्रुप ए था, इसमें हमारे 3 चैप्टर्स चैप्टर 1, 2 और 3 आते हैं। ग्रुप बी था जिसमें हमारा आता था इनकम टैक्स, और ग्रुप सी था जिसमें हमारा क्या आता था, सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स में कितने मार्क्स का पेपर आना है, 25 से 30 मार्क्स का पेपर जो है वो हमें इस एरिया में से मिलना है, इस एरिया में से आना है। ऐसे ही है, इसको स्टार्ट करते हैं 2 हफ्तों में हमने इस 25 से 30 नंबर को सिक्योर करना है। लेकिन सेल्स टैक्स को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ समझना है कि सेल्स टैक्स क्या होता है और किस तरह से काम करता है। वो कहते हैं लेडीज़ फर्स्ट, हमारा है भी ये। बताएं सेल्स टैक्स के बारे में कल एक सवाल दिया था, क्या होता है, क्यों लेते हैं सेल्स टैक्स, इज इट बेनिफिशियल और नॉट। गूगल, अब आज तो चैट जीपीटी का ज़माना है, किसने किया, क्या होता है बताएं सेल्स टैक्स। ठीक है, होता क्या है, क्यों लेती है गवर्नमेंट, इज इट बेनिफिशियल और नॉट। चलो यस और नो पे आ जाओ। गवर्नमेंट के लिए बेनिफिशियल है, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है कि नहीं, नहीं है कैसे, हाय ये दिल पे ले गया। फिरोजपुर रोड से आयो, मेट्रो आपके लिए बनी थी लेकिन उसमें से आयो, ओए होए होए, टैक्स के दिल की बात आ गई कि लोगों से लेके लोगों पे लगा रहे हैं। हमारे मुल्क में लगता है वैसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट लगता है, लाइट मिलती है, रोड मिलते हैं, रास्ते में पुलिस वाले नहीं मिलते तो वो भी टैक्स ले रहे होते हैं, लेकिन लोगों से लेके जो लोगों पे लग रहा है वो हमारा क्या है, टैक्स है। अब टैक्स की अगर हम बात करेंगे तो जब भी टैक्स का वर्ड आएगा सबसे पहले हम देखते हैं कि टैक्स होता क्या है। तो टैक्स बेसिकली क्या है कि जो हमारी गवर्नमेंट है, हुकूमत जो है, जो रेवेन्यू कलेक्ट करती है, जो पैसे कलेक्ट करते हैं टू रन कंट्री, अपनी सर्विसेज पूरे करने के लिए, अपना मुल्क चलाने के लिए, वो क्या होता है, टैक्स होता है। हुकूमत टैक्स क्यों लगाती है, गवर्नमेंट टैक्स क्यों लगाती है बताएं ज़रा, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। क्या हमारी गवर्नमेंट बिजनेस कर रही है, क्या दुनिया की कोई गवर्नमेंट बिजनेस करती है। जैसे ये लोग तो बिजनेस ये भी नहीं कर रहे, वैसे कैमरा है, हाँ ये बिजनेस नहीं कर रहे। अब जो बिजनेस करने वाली एंटिटीज होती हैं उनका होता है जी हम प्रॉफिट कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, इंजॉय करेंगे। हुकूमत तो बिजनेस ही नहीं करती, हुकूमत का एक काम है कि उन्होंने गवर्नमेंट चलानी है, दूसरा क्या करनी है, वेलफेयर प्रोवाइड करनी है, पब्लिक को सुकून देना है, पब्लिक को वेलफेयर प्रोवाइड करनी है। ऐसे ही है। वेलफेयर कैसे प्रोवाइड करते हैं, हॉस्पिटल्स बना के दे रही है, इलाज सस्ता करवा रही है, चलिए जैसा भी है करवा तो रही है ना, तालीम दे रही है फ्री में, रोड्स बना के दे रही है, पब्लिक पार्क्स बना के दे रही है, इलेक्ट्रिसिटी देखी है दे रही है, आपको प्रोवाइड कर रही है। इवन अभी रिसेंट चक्कर लगा था जो आपका आता है रेगिस्तान भक्कर के पास थल है, वहाँ पे भी इलेक्ट्रिक पोल्स गवर्नमेंट लगा रही है ताकि डिस्ट्रीब्यूशन हो सके इलेक्ट्रिसिटी की गांव देहात में भी। आप पहाड़ के ऊपर जाएंगे कभी तो पहाड़ों के ऊपर वो बिजली के पोल्स लगा रहे हैं जहाँ पे ह्यूमन एक्सेस भी नहीं है ताकि बिजली जो है वो दूर दराज इलाकों में पहुँचे। तो इसका मतलब वेलफेयर के लिए भी वो क्या कर रही है, काम कर रही है। तो वेलफेयर भी करनी है, मुल्क भी चलाना है, तो कैसे चलेगा, पैसे से। अब वेलफेयर में अगर कंट्री रन करने की बात की जाए तो हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा नौकरियां भी हैं जो हमारी हुकूमत प्रोवाइड करती है। सबसे बड़ी नौकरी जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की है। हम एक बंदा हायर करते हैं, हमारा नौकर होता है, और वो हमारा मुल्क क्या करता है, 5 साल के लिए चलाता है। लेकिन हम नहीं हायर करते, जो हायर करते हैं उनकी बात है। आपको पता है कौन होंगे, हैं मारनी बिगो आती है, बहुत मारती है। तो जॉब्स हैं, फिर आपका पूरा एक गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर चल रहा है जिसमें सरकारी मुलाजिम है, उनके अलावा जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको भी सैलरीज दे रही हैं, जितने गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स रिटायर हो गए हैं उनकी पेंशन्स दे रही है, उनको दुबई के टूर्स करवा रही है। तो चला तो रही है, पैसा तो आपका लग रहा है, टैक्स पेयर्स का मनी है। आपके जज बैठे हुए हैं, आप कोर्ट चला रहे हैं, उनकी सैलरीज कहाँ से जा रही हैं, गवर्नमेंट पे कर रही है। गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा, हमारे से। वो क्या करेगी, हम पे टैक्स लगाएगी, अवाम से टैक्स लगाएगी, और किसको दे रही होगी,
इन लोगों को दे रही होगी, मुल्क चला रही होगी, वेलफेयर के लिए काम कर रही होगी, ऐसे ही होगा। अब क्वेश्चन ये है कि जब गवर्नमेंट टैक्स लगा रही होती है, गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्ट कर रही होती है, तो देर आर मल्टीपल वेज टू कलेक्ट रेवेन्यू। द थिंग इज डैट कि जब हम टैक्स की बात करेंगे, जब हमने टैक्स कलेक्ट करना होगा, तो हमारे पास दो तरह का टैक्स आएगा। एक हमारा कहलाएगा वो है डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा हमारा क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स। कोई भी बताए कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या फर्क होता है, बताएं। नाम से चलें, क्या नाम से क्या हम कर रहे हैं। डायरेक्ट टैक्स क्या होगा, डायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली आता है, इनडायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट। तालियां भाई, एप्रिशिएट यार, इकोनॉमिक्स पढ़ के आए हो ना। तो थोड़ा सा इसको आपने मजीद एलोबरेट करना है। बिल्कुल सही है, पेपर में, पास्ट पेपर में कोई ये इन दोनों का डिफरेंस 6 दफा आया हुआ है। 5 नंबर का सवाल है, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि ये डायरेक्टली आपके एसेट्स के ऊपर, आपकी इनकम के ऊपर, आपकी वेल्थ के ऊपर जब हम टैक्स ले रहे होते हैं, तो वो मेरा क्या कहलाता है, डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। जैसे इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, तो वो मेरे पास आती है, दैट इज इनकम टैक्स, कैपिटल वैल्यू टैक्स। अब इनकम टैक्स, कैपिटल वैल्यू टैक्स क्या है कि ये डायरेक्ट टैक्सेस हैं। डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, आपकी इनकम, आपके एसेट्स, आपकी वेल्थ के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं। जिसकी जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतना टैक्स भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। वो है ना, बारिश आता है तो पानी आता है, जिसकी इनकम ज़्यादा होती है टैक्स भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये डायरेक्ट टैक्स है। अब क्या हमारे मुल्क में हर बंदे की इनकम ज़्यादा है, तो हमने लिमिट लगा दी है, जो 6 लाख तक कमाएगा उससे टैक्स नहीं लेंगे, जो 6 लाख से ऊपर कमाता जाएगा हम उससे उतना टैक्स लेते जाएंगे। 12 पे अलग है, 18 लाख पे अलग है, 20 पे अलग है, 24 पे अलग है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। अब डायरेक्ट टैक्स जो है, इसको हम कहते हैं कि जितना टैक्स डायरेक्ट होगा उतना सिस्टम में क्या है, हमारे लिए गुड है। बिकॉज इसमें जो बंदा अमीर है हम सिर्फ उसी से टैक्स ले रहे हैं, गरीब आदमी से ले नहीं रहे। अगर एक बंदा कहता है मैं बेरोजगार हूँ, मैंने कुछ नहीं कमाया, पैसे नहीं है, टैक्स नहीं लिया जाएगा उससे। एक बंदा कहता है जी मैं लाख रुपए पर मंथ कमा रहा हूँ, 12 लाख रुपए आएगा, टैक्स लिया जाएगा। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी टैक्स बढ़ता जाएगा, जैसे आपके एसेट्स बढ़ते जाएंगे टैक्स बढ़ता जाएगा, जैसे आपकी वेल्थ होगी टैक्स होगा। जिसके पास एसेट्स ही नहीं है, वेल्थ ही नहीं है, उसके ऊपर हम टैक्स ले ही नहीं रहे। तो इसमें सबसे बड़े पहले हमारे पास क्या आता है डील करने के लिए, इनकम टैक्स आता है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली मुल्क में वो बंदे पकड़ते हैं जिनके पास इनकम है, हम क्या करेंगे, उनसे ही टैक्स लेंगे। जिनके पास भी इनकम मौजूद है हम क्या कर रहे हैं, उनसे ही टैक्स ले रहे हैं। ये अच्छा है कि बुरा है, ये अच्छा है। बिकॉज इसमें हम क्या देख रहे हैं, हमने चेरी पिकिंग कर ली है कि इसके पास इनकम है टैक्स ले लो, इसके पास नहीं है छोड़ दो, इससे टैक्स लेके इस पे लगा देंगे। इसके पास इनकम है इससे टैक्स ले लो, इसको ज़रूरत है सब्सिडी चाहिए हम इसको सब्सिडी दे देंगे। इसके पास इनकम है टैक्स ले लेते हैं, इसके पास नहीं है इसको हम जो चाहिए प्रोवाइड कर देंगे। तो एक अच्छा सिस्टम है कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो लोग पे कर सकते हैं, हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों से टैक्स ले रहे हैं। गॉट इट। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है उसको देखते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स ही हम अभी शुरू करेंगे। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या था, अभी भाई ने कहा था जो इनडायरेक्टली हम निकलवाते हैं वो। अब इनडायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्टली निकलता है कहाँ पे, हमारी जो स्पेंडिंग होती है, जो हम खर्चा कर रहे होते हैं, उसके ऊपर हम टैक्स जो है वो निकलवा सकते हैं। चले, एक बंदा फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए है, वो कहीं पे जॉब कर रहे हैं, उसको सैलरी मिलती है 8 लाख रुपया। ये भाई साहब जो है 8 लाख जब सैलरी लेके आएगा ना, गवर्नमेंट जो है वो क्या कर सकती है, गवर्नमेंट इससे टैक्स ले सकती है। पता है 8 लाख रुपए इसने कमाए हैं, ठीक है। आप बैंक में जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट को पता है सैलरी मिल रही है, आ जाएंगे। SBI चला रहे हैं, आप जो साहब पकड़े जाते हैं हर सितंबर में, गवर्नमेंट टैक्स लेके जाती है, मतलब पकड़े इन सेंस में
टैक्स पे कर रहे होते हैं। आप बिजनेस कर रहे हैं, गवर्नमेंट को पता है कितना प्रॉफिट आया है, टैक्स लेके जाएगी। आप एसेट्स बेच रहे हैं, घर बेच रहे हैं, प्रॉफिट हुआ गेन हुआ, उन्हें पता है कितना टैक्स आएगा, वो लेके जाएगी। ये डायरेक्ट टैक्स है। व्हाट अबाउट क्या पैसे कमा रहे, कितने कमा रहे हैं? एक जब आप लोग जाएंगे ना आर्टिकल्स करने, स्टाइपेंड मिलेगी पर मंथ 19,300। दाता दरबार के सामने जो मिस्टर बी बैठा होता है, ये रोज का कोई 1500 से 2000 कमा रहा होता है। हम एवरेज लगा रहे हैं, गुर्बत भी है ना थोड़ी सी, गरीब भी तो है बेचारा। तो 2000 इंटू 30 करे तो कितना बनता है? तो आइंदा किसी ने कहा ना किसी को कि तुम भिखारी हो, देख लेना आपने कहाँ पे होना और उसने कहाँ पे होना है। इतने स्टैंडर्ड्स पढ़ोगे, IAS 16, लीज याद करेंगे, टैक्स का पेपर 8 पेपर पास करके जाएंगे, जाके फॉर्म में कहेंगे जी हमने एक अटेम्प्ट में PRC के 5 पेपर पास किए थे। इतना कुछ करके जाएंगे। उसने क्या कहना है? अल्लाह के नाम पे दे बाबा। जस्ट ये पैसे कमा रहे कि नहीं कमा रहा पैसे? यहाँ मजदूर लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, 2000 दिहाड़ी है कम से कम, फील नहीं करना, उसकी भी 2000 है, कर सकते हैं, 60,000 बनता होगा। क्या गवर्नमेंट को पता है कितने पैसे कमाए हैं इसने? नहीं पता। आपकी गली में हॉकर्स आते हैं, सब्जी बेचने वाले आते हैं, पैसे कमा रहे। एक एवरेज सब्जी बेचने वाला भी आज के दौर में, आज के महीने में कम से कम 45-50 हज़ार पर मंथ प्रॉफिट कमा रहे। छोटे छोटे दुकानदार, किसी का कोई जानने वाला हो जो छोटे से छोटा जनरल स्टोर चला रहा हो, उसे पता होगा उसका भी महीने का प्रॉफिट 30-40 हज़ार निकल आता है, मार्जिन होता है। क्या वो टैक्स पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को? नहीं। जितने भी माली लगा हुआ है, वर्कर्स हैं, ये सारे पे कर रहे हैं? नहीं। फिर कभी आपने शालम मार्केट देखी है, होलसेल मार्केट? कितने दुकानदार हैं, वो छोटे छोटे फट्टों पे बैठे होते हैं लगा के, उनका करोड़ों रुपए का टर्नओवर है, टैक्सी पे नहीं करते। मैं एक पर्सन को जानता हूँ, वो लिबर्टी मार्केट में सिर्फ उसका एक काउंटर है जहाँ पे होते हैं लेसिस वगैरह, वो बेचता है। उसकी 6 प्रॉपर्टीज़ हैं लाहौर में, सिर्फ उसने उस काउंटर से निकाली है, 100 दली उस काउंटर से निकालनी है, इतनी उसकी सेल्स है। लेकिन उससे टैक्स गवर्नमेंट नहीं ले सकती। क्यों? बिकॉज जब सैलरी, यार ये भी अजीब लोग हैं, जब सैलरी मिलेगी बैंक में आएगी, बैंक में गवर्नमेंट को है वो चल देगा पता कि यार इतने पैसे इस बंदे के पास आ रहे हैं। जिसने सैलरी दी उससे पूछ लेंगे, हाँ भाई तुमने 8 लाख कहाँ पे दिया है जी? इस बंदे को दिया है, पकड़ा जाएगा। वो बिजनेसमैन की फैक्ट्री लगी नजर आ रही है, कहाँ से पैसा कमाया? ये घर था, आपके नाम था, उन्होंने एंट्री मारी, अब नहीं है, पकड़ लेंगे। बिकॉज अब सिस्टम हमारा ये है कि आपका नादरा जो है वो आपका ID कार्ड बैठा लेके, नादरा हर चीज़ जो है गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है, इसके नाम पे ये, इसके नाम पे ये है, पकड़ सकते हैं। लेकिन इन्हें पकड़ सकते हैं? आप भिखारी को कहें हाँ भाई कितनी इनकम कमाई है, ठीक है मैं तो भिखारी हूँ, मैंने क्या कमाया है? आपको लगता है मैं मांगने आई हूँ, बट मैं मांगने तो नहीं आया, मैं तो बस यहाँ बैठा हूँ। लेकिन पैसे तो वो भी कमा रहे हैं। तो इनसे क्या गवर्नमेंट टैक्स निकलवा सकती है? ये लेबर साथ लगी हुई है, क्या इनसे गवर्नमेंट टैक्स निकलवा सकती है? भिखारी से गवर्नमेंट टैक्स निकलवा सकती है? इनसे इनकम पूछ सकती है? मैं आपको बताऊँ रियल वाकया, इचरा देखा होगा, इचरे का जो वो है आपका बस स्टॉप, मैं वहाँ पे खड़ा हुआ ना, वेट कर रहा था अपने नाना अबू का, उनको मैंने पिक करना था, साल पहले की बात है। पीछे मेरे बिल्कुल ना ऐसे यहाँ पे बैठा हुआ स्ट्रीट वेंडर, अपना सामान समेट रहा, संडे को आपस में बात कर रहे हैं, भाई तूने कितने पैसे कमाए हैं? कहता जी आज दिहाड़ी मेरी कुछ 3.5 लाख रुपए की लगी और मैं कैसे देख रहा हूँ, चिट्टा अनपढ़, कपड़े फटे हुए हैं। तो उसका कहता है यार मेरा नुकसान हो गया, आज इतने पैसे नहीं कमाए। क्यों, कितने कमाए? कहता है यार 2.5 लाख रुपया कमा लिया एक दिन में। और मैं देख रहा हूँ कि भाई सारा कुछ आता है, IAS 16 भी आता है, कोर्स पास की है, पेपर पहले टाइम में पास किए हुए हैं, कोई पेपर नहीं फेल हुआ। वो बंदा 3.5 लाख, वो बंदा 2.5 लाख कमा के बैठा हुआ है, और उनसे गवर्नमेंट टैक्स नहीं निकलवा पाएगी। लेकिन अगर मेरे अकाउंट में 1000 भी आ गया ना, तो मैंने उसका जवाब दे देना है। तो इसका मतलब डायरेक्ट टैक्सेस होने चाहिए। हमारे मुल्क में एक इनहेरेंट लिमिटेशन है, वो क्या है कि हमारे कंट्री में डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी नहीं है।
हमारे कंट्री में क्या नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी है ही नहीं। हमें नहीं पता कौन सा बंदा कितने पैसे कमा रहा है, तो ये प्रॉब्लम है कि नहीं। एक बार्बर जो है आजकल कितने पैसे कमा रहा होगा महीने पे, कटिंग भी महंगी हो गई हुई है, उससे टैक्स नहीं ले रहे। एक कॉबलर है, उससे टैक्स नहीं लिया जा रहा, तो ये प्रॉब्लम है। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, 24 करोड़ की आवाम है हमारी, कुंबा पूरा पाल रही है, और टैक्स पेयर कितने हैं, डायरेक्ट टैक्स जो पे करते हैं ना, इनकम टैक्स, वो 40 लाख भी नहीं है। 40 लाख, 24 करोड़ हमारी टोटल आबादी है, उसका 1% भी तकरीबन जो है ना, 2% भी डायरेक्ट टैक्स पे नहीं करते। कहाँ से गवर्नमेंट चलाए, कहाँ से गवर्नमेंट पैसे लेके आए, क्या करे, मुश्किल तो है। कहती है ठीक है, नहीं हम भी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, हम क्या करेंगे अब, इनडायरेक्ट टैक्स पे हम इनडायरेक्टली अब सबको पकड़ेंगे। बेशक ये कर रहे हैं, इनको भी हम क्या करेंगे, अब रगड़ के जाएंगे, इनको हमने छोड़ना नहीं है। क्यों, अब ये जो भिखारी भाईजान है वो वाले नहीं, वो तो बहुत अमीर है, कमाए पैसे, रिकॉर्ड ही दे सकता, खर्च तो करेगा। सबसे पहले क्या काम करेगा भिखारी, जब भीख मांग के उठेगा, पहला काम क्या करेगा, उठेगा, जाएगा, गोल्ड लीफ लेगा। तो गोल्ड लीफ लफ्ज देने जाएगा, जब ये भिखारी भाईजान, मतलब मेरे तो नहीं है, जब ये गोल्ड लीफ बाय करेगा, वो कहते हैं ठीक है बेटा आजा सिगरेट ले, उस सिगरेट पे हम क्या करेंगे, तेरे से टैक्स निकलवाएंगे। ऊपर से साजिश ने क्या पीनी होगी, स्टैंडर्ड है ना, स्ट्रिंग पिएगा, स्टिंग भी नहीं, या लाल बोतल, टैक्स लेंगे। घर जाते हुए अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेकर जाएगा खाने के लिए, गवर्नमेंट क्या करेगी, उसके ऊपर भी टैक्स लगा देगी। अब क्या कर रहे हैं, इनकम आपकी नहीं पता चल सकती, लेकिन स्पेंडिंग तो करेंगे आप लोग, खर्च तो करेंगे। क्या किया जाएगा, आपसे टैक्स लिया जाएगा। आप में से पैसे कमा रहे हैं, सारे फुल टाइम स्टूडेंट हैं, सारे फुल टाइम स्टूडेंट तकरीबन सुबह क्या खा के आए हैं, कि खाली पेट आए हैं, चाय पराठा खा के आए हो, चाय की पत्ती बाय की थी, चाय ली थी, जिस दुकानदार से चाय की पत्ती ली थी या जिस दुकानदार ने ली थी, गवर्नमेंट ने उससे टैक्स निकलवाया। अल्टीमेटली आपकी, चले ब्रश करके आए, आज करके आए हैं, कल तो नहीं करके आए थे, आज करके आए हैं। वो जो टूथपेस्ट थी उसके ऊपर भी टैक्स पे करके आए हैं, वो जो ब्रश था उसके ऊपर भी टैक्स पे करके आए हैं। अभी आते हुए आप लेज खाएंगे, बबल खाएंगे, कुछ भी आज पूरा दिन खाएंगे ना, आप कोई बिल्कुल इनकम नहीं है, ऑलमोस्ट नल्ले बेरोजगार है, लेकिन गवर्नमेंट जो है आपसे टैक्स निकलवा रही है, आपको पता नहीं है इस चीज का। आपके पास फुल टाइम स्टूडेंट है, पैसे गवर्नमेंट के पास आ रहे हैं। एक वो बच्चा जो आज पाकिस्तान में पैदा होगा और दुआ कर रहा होगा, गॉड मुझे मेरे अच्छे कंट्री में भेजना, आंखें खोलेगा, कहेगा पाकिस्तान है, ओ शिट, फिर क्या होगा, उसका फीडर आएगा। वो बंदा अपनी जिंदगी का पहला लुकमा जब डालेगा ना पेट में, टैक्स गवर्नमेंट पूरा लेगी इससे। हमारी गवर्नमेंट जो है इतनी अच्छी है, वो कहती है कोई मसला नहीं है, 24 करोड़ लोगों ना दो, ये दे रहे हैं, ये तो पागल है। अब हम क्या करेंगे, हम इनडायरेक्टली क्या करेंगे, आपसे आपकी स्पेंडिंग के ऊपर जो टैक्स है वो लेना शुरू कर देंगे। अभी फोटो कॉपी आई है, इसके पेपर पे भी टैक्स है दिया है, ये लाइट आई है, इनके टैक्स है, एसी, हर चीज पे उन्होंने क्या कर दिया है, अब इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो लगाना शुरू कर दिया है। अब इनडायरेक्ट टैक्स कैसे लगता है, फॉर एग्जाम्पल एक चीज है, उसकी कीमत है 100 रुपीज, उसकी कीमत क्या है 100 रुपीज, दुकानदार जो है वो 100 रुपये का बेचना चाहता है, गवर्नमेंट कहती है नहीं ऐसे नहीं करना, आप इसके ऊपर रेट लगाएं 18%, कितना बनेगा 18 रुपीज। गवर्नमेंट कहती है जब आपके पास कोई कस्टमर इस प्रोडक्ट को लेने आएगा, आपने उससे कितने रुपए लेने हैं, 118 रुपये लेने हैं, और इन 118 में से 100 अपने अपने पास रख लेना, और 18 रुपये जो है वो हम क्या कर लेंगे, तुमसे वसूल कर लेंगे। तो इस तरह गवर्नमेंट क्या कर रही होगी, आपसे इनडायरेक्टली टैक्स कैलकुलेट कर रही होगी। कभी आप ये मेट्रो गए या कारफूर या इस तरह किसी भी मॉल में गए हैं,
जीएसटी लिखा होता है, या किसी भी केक्स एंड बेक हो गया या कोई भी ऐसी दुकान जहां पे आपको कंप्यूटराइज स्लिप मिल रही होती है, कभी भी कोई भी स्लिप पकड़ के, इवन टीसीएस की स्लिप पकड़ के देख लीजिएगा, वहां पे उन्होंने सेल्स टैक्स की अमाउंट लिखी होती है जो आपसे लेते हैं, और महीने बाद वो सारा किसको पे कर देते हैं, गवर्नमेंट को पे कर रहे होते हैं। तो अब क्या कर रही है गवर्नमेंट, कहते हैं कोई मसला नहीं है, हम उस हॉकर को, हम उस स्ट्रीट वेंडर को नहीं पकड़ सकते, ठीक है, इसकी इनकम है, कोई मसला नहीं, ये सारे मजदूर लगे हुए हैं, हम इनको नहीं पकड़ सकते कि जी कितनी इनकम है बताएं, कितने पैसे कमा रहे हैं, हमें नहीं पता। जो माली लगा हुआ है बाहर, उसकी कितनी इनकम है, कोई नहीं कर सकते। इतने आपके स्ट्रीट हॉकर्स फिर रहे हैं, पूरी शालम मार्केट है भरी हुई है, दुकानदार रिटेलर नहीं पकड़ सकते। इनका कैंटीन है, बेच रहे हैं चीज़ें, इनसे भी नहीं पकड़ सकते, ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अब उस कैंटीन पे जाके जो स्टूडेंट जूस लेगा ना, उसका पैसा टैक्स का कहाँ जाएगा, गवर्नमेंट के पास जा रहा होगा। तो ये हमारी क्या कहलाती है, इनडायरेक्ट टैक्स कहला रहा होता है। हमारे सिलेबस में ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो कितने मार्क्स का है, 30 मार्क्स का है, जो हमने यहाँ पर डिस्कस करना है, जो हमने यहाँ पर लेके चलना है। आसान एरिया है, अब इसको हम समझते हैं कैसे है और किस तरह से है, लेके चलेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए यहाँ पे इतनी डिस्कशन के बाद अब बताएं कि इनडायरेक्ट टैक्स अच्छा होता है कि बुरा होता है, बताएं। इनडायरेक्ट टैक्स अच्छा होता है कि बुरा होता है? हुकूमत के लिए अच्छा है, उनको वसूल हो रहा है। बुरा किन के लिए है? इन लोगों के लिए स्पेशली, डायरेक्ट भी पे कर रहे हैं, इनडायरेक्ट भी। और जितना इनडायरेक्ट टैक्स ज़्यादा होगा, महंगाई भी क्या होगी, उतनी ज़्यादा होती जाएगी। तो ये चीज़ है इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में, ठीक है, समझ आ गई? चलें अब हम सेल्स टैक्स को स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा बताता हूँ इसकी वेटेज कितनी है। आपके पास नोट्स आ गए, ये हैंड आउट्स हैं, अभी हमारे पहले वीक में तो ये यूज़ होंगे। अगर हम इसमें देखते हैं सेल्स टैक्स के ऊपर, तो 30 नंबर का है हमारा ये एरिया, जिसमें से आना ही आना है पेपर। और अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले ये एनालिसिस गिवन किया गया है आपको। कल हमने बात की थी कि जो हमारा ये एरिया है, टैक्स की बात करें तो टैक्स में अराउंड थ्योरेटिकल सवाल भी मिलेंगे, न्यूमेरिकल पोर्शंस भी मिलेंगे। कल जब हमने सारे एग्जामिनर कमेंट्स पढ़े, सब कुछ डिस्कस किया, तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जो एग्जामिनर ने आइडेंटिफाई की थी, वो क्या थी बताएं ज़रा, किससे प्रॉब्लम आ रही थी? थ्योरेटिकल। उसने कहा था, क्वेश्चंस भी देखें, आपके सामने पड़ा हुआ है एनालिसिस स्प्रिंग 15 से लेके जब आप क्लास 6 में होते थे, ऐसे ही है। अब आप यहाँ पहुँच गए हैं, यहाँ तक हर अटेम्प्ट में सेल्स टैक्स में सिर्फ बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ ये वाले एरिया की, सेल्स टैक्स की। अभी इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहे, अभी हमारा सिर्फ फोकस किसके ऊपर है? सेल्स टैक्स के ऊपर फोकस है कि कितने परसेंट थ्योरी आई है, कितने परसेंट जो है वो न्यूमेरिकल आए हैं, वो देखते हैं। 13 मार्क्स का न्यूमेरिकल्स थे, 13 मार्क्स की थ्योरी, टोटल कितने थे? 26। हम चलते हैं रीसेंट अटेम्प्ट में, 19 मार्क्स की आए थे क्या? न्यूमेरिकल, और 9 मार्क्स की आई थी थ्योरी। 28, 26, 25, देखे 30, 28, 31। तो जो ग्रिड लिखा हुआ है उसी में से आ रहा है, और अराउंड 16 मार्क्स का ऑन एवरेज न्यूमेरिकल आएगा इसमें से, और 30 मार्क्स से क्या आएगी? थ्योरी आ रही होगी। जो न्यूमेरिकल है इसमें तो ऑलमोस्ट हर बच्चा 90% मार्क्स ले सकता है। हमने कहाँ पे करना है? थ्योरी में। लेकिन आप जब अमूमन जाके वो जब अब इसको आप ओपिनियन लेंगे, ओपिनियन बिल्ड करेंगे ना जाके, हर बच्चा कहता है जी सेल्स टैक्स के न्यूमेरिकल कर लो, पेपर पास हो जाएगा। बड़े मुश्किल होते हैं, बड़े मुश्किल होते हैं, वो लाजमी है। ये न्यूमेरिकल्स की परफॉर्मेंस है पिछले 5 क्या कहते हैं कुछ ईयर से। जितने भी हैं ना एसोसिएट्स वाले न्यूमेरिकल्स, ये सबसे मुश्किल न्यूमेरिकल स्ट्रीट होते हैं हमारे पास पेपर के। कितने परसेंट बच्चे पास हुए हैं? 80%, 73%, 74, 84%। आप ओवरऑल भी देखें तो न्यूमेरिकल्स में पासिंग परफॉर्मेंस क्या है? अच्छी है। इसका मतलब न्यूमेरिकल्स में तो मार्क्स आ रहे हैं, तो प्रॉब्लम कहाँ पे होगी? प्रॉब्लम है यहाँ पे। स्प्रिंग 18 में 2 सवाल आए, कितने परसेंट बच्चे पास हुए? 28%, 15%, 26%, 17, 16%, 13%। ये तरस खा गया कि यार खुदा के लिए कुछ तो लिख लो, 15%। तो इसका मतलब प्रॉब्लम कहाँ पे है? सेल्स टैक्स में प्रॉब्लम कहाँ पे आती है?
थ्योरी में, इसके लिए तैयार रहना है, बिकॉज हमने सिलेबस को करना तो 3 दफ़ा है, लेकिन हमने इसको बड़ा लेके चलना है कैलकुलेटेड वे में। जो एरिया वीक है, जो एग्जामिनर बता रहा है, हमने उनके ऊपर ज़्यादा एफर्ट करनी है, ज़्यादा जान मारनी है। इस सेल्स टैक्स में से ऑन एवरेज 29 नंबर का पेपर आ रहा है। अगर आप इस 29 में से 25 नंबर सिक्योर कर गए हो ना, आपका पेपर पास हो जाना है। और सबसे प्रॉब्लम क्या होती है, ये सबसे एंड पे किया जाता है हमारा एरिया, और इसको क्या करते हैं फिर ऊपर से निकालते हैं, इसके ऊपर लेते हैं फॉर ग्रांटेड। लेकिन ये वो एरिया जो आपका पेपर जो है पास करवाएगा। अगर मैं बताऊँ ना, पूरे टैक्स में मतलब मार्क्स लेने का सबसे आसान तरीका इस ग्रेड में से 5 नंबर आ जाते हैं आपके आराम से, बिकॉज ये स्ट्रेट रट्टे वाला सीन है। इसमें से कितने नंबर है, 25 से 30 है, हम ऑन एवरेज लगाते हैं 25, हालांकि नंबर कितने हैं ऑन एवरेज 29 है। फिर इनकम टैक्स में से एक चैप्टर हमारा आता है, उसे कहते हैं बिजनेस। बिजनेस में से ऑन एवरेज 18 मार्क्स का पेपर आता ही आता है, एक चैप्टर है बिजनेस का। इन तीनों का सम करें कितना बनता है, 48। सिर्फ ये 3 एरियाज कितने मार्क्स के हैं, 48। इन 48 में से अगर आप 40 नंबर भी सिक्योर कर गए, आपका पेपर पास है। और ये वो डिफाइंड एरिया है जो आना ही आना है। हर अटेम्प्ट में ये एरिया आपको गिवन है, ये एरिया आपको आना ही आना है, और इतने नंबर का ही है। कम से कम 45 हैं, मैक्सिमम इसमें से कोई गालिबन 50-52 नंबर भी आ रहे हैं। आधा पेपर आपका एक ऐप का सिर्फ इन 3 एरिया से बन रहा होता है, बिजनेस, सेल्स टैक्स, और जो हमारे ग्रेड ए के चैप्टर 1, 2, 3 जो आप इकोनॉमिक्स पीआरसी में पढ़ के आ चुके हुए हैं। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन क्या होते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है, उसमें से 5 नंबर का एरिया आना है आपका। तो फॉर श्योर 50 नंबर हैं यहाँ से। पेपर में पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, 50 ही चाहिए आपको। यहाँ पे 50 नंबर पे आप जान मार लो ना, आप बड़े हंस के पास भी कर लोगे। मेरिट सर्टिफिकेट निकालना इतना मुश्किल भी नहीं रहता है। ऐवे नहीं कह रहा कि निकल सकता है, आ सकता है, अस्सलाम वालेकुम सर तो आ सकता है, ऐसे नहीं होता। तो बड़ा इजीली आप निकाल सकते हैं, बस आपने देखना है कैलकुलेटेडली कि कौन सी एरिया में से कितने मार्क्स आते हैं। जिस एरिया में से जितने मार्क्स आएंगे उस पर उतनी एफर्ट करनी है। इसलिए हमने सिलेबस कितनी दफ़ा करना है, 3 दफ़ा। जो बिज़नेस है, बिज़नेस तो आप लोगों को कहते हैं ना, वो जैसे मदरसों में काली साहब पाइप पकड़ के बैठ जाते हैं, वो हिसाब करना है। बिजनेस और सेल्स टैक्स तो आप लोगों के फिंगर टिप्स पे करना है। आपको मैंने यहाँ पे एडवांस टैक्स जो मतलब CFAP के, उसके मैंने चंद सवाल इन दोनों के करवाने एरियाज़ के, ताकि जितना डिफ़िकल्टी आप कर सकते हैं आप करें। इसमें से नंबर सिक्योर करने हैं हमने, ये 2 एरिया नंबर सिक्योर कर दें। अच्छा मज़े की बात बताऊँ, इसमें आप चैप्टर की काउंट कर लें, 3 चैप्टर्स ये हैं, 2 चैप्टर्स यहाँ बनते हैं बिजनेस के, और 3 चैप्टर ये हैं। 8 चैप्टर हैं, 8 चैप्टर में से 50 नंबर आ रहे हैं, और बाकी हमारे पास गालिबन 12 चैप्टर बनते हैं जिसमें से 50 नंबर आते हैं। अगर चैप्टर वाइज चलेंगे तो 7 से 8 चैप्टर में 50 नंबर हैं, और ये बेसिक्स वाले आसान चैप्टर हैं, और बाकी पूरा सिलेबस हमारा 50 नंबर का। तो इतना वेरी करेगा सिलेबस हमारा। तो हम किससे स्टार्ट करेंगे, अब सेल्स टैक्स से स्टार्ट करेंगे। आपके सामने पूरे का पूरा इसका वो गिवन है एनालिसिस कि वीक एरिया कौन सा है और स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है। तो हमने ज़्यादा एफर्ट किसके ऊपर करनी है, थ्योरी के ऊपर करनी है, बिकॉज न्यूमेरिकल्स तो आप लोगों के लिए हलवा ही साबित होंगे। अब आई डोंट नो गाजर का या करेले का, ये आपके ऊपर ही है, बट होगा न्यूमेरिकल्स आपके लिए हलवा ही। अगर हम सेल्स टैक्स की बात करें ना, तो पूरे सेल्स टैक्स को हमने इन ज़रा ग्रुप्स में डिवाइड किया होगा। पहले हम कुछ बात करेंगे सेल्स टैक्स की डेफिनेशंस की, ये क्रैमिंग वाला एरिया आएगा वो। उसके बाद देखेंगे रूल्स एंड प्रोविजंस, उसके बाद रजिस्ट्रेशन, डी रजिस्ट्रेशन के कवानीन देखेंगे, फिर रिकॉर्ड्स और ऑडिट, और एंड पे क्या आएंगे, हमारे पास न्यूमेरिकल्स आ रहे होंगे। अब सेल्स टैक्स की ही चूँकि हम बात कर रहे हैं, डेफिनेशंस, प्रोविजन एंड रूल्स, सिर्फ आप अगर ये 2 एरिया कर लेते हैं ना, आपके 100% न्यूमेरिकल जो है वो इसमें से सॉल्व हो जाते हैं। 100% न्यूमेरिकल सिर्फ किस में से सॉल्व हो रहे हैं, आपके डेफिनेशन और इसमें से हो रहे होते हैं। एक सेकेंड अगर आप सेल्स टैक्स को भी देखते हैं तो सेल्स टैक्स में से भी हमारा पेपर 25 से 29 मार्क्स का आ रहा है,
उस 25 से 29 मार्क्स के लिए अगर आप डेफिनेशंस को अच्छी तरह कर लें, इनको अच्छी तरह कर लें, तो ये न्यूमेरिकल्स जो हैं ये आपके 100% जो हैं वो सॉल्व हो रहे होते हैं। ठीक है, और न्यूमेरिकल कितने मार्क्स का आएगा ऑन एवरेज, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कितने मार्क्स का आ रहा है, 16 मार्क्स का। तो 16 नंबर यहाँ से जो कंफर्म है, और इन दोनों में से कोई गालिबन आपके 6 से 7 नंबर सिक्योर होते हैं। तो 23 मार्क्स जो हैं वो सिर्फ इन दो एरियाज़ को करके ही हो जाते हैं। बाकी इन दो एरियाज़ में से मैक्सिमम जो पेपर आएगा वो कितने मार्क्स का मिल रहा होगा आपको, 5 मार्क्स का मिल रहा होगा। तो ये दो एरिया, मतलब सेल्स टैक्स में भी सिर्फ ये दो एरिया हैं जिसमें से हम क्या करेंगे, अपने 90% मार्क्स जो हैं वो सिक्योर कर रहे होंगे। इज दैट क्लियर? सेल्स टैक्स स्टार्ट करते हैं ज़रा यहाँ से। अब ज़रा मुझे आप लोगों ने थोड़ी सी अकाउंटिंग सिखानी है। मैं आपको बाद में सिखाऊंगा अकाउंटिंग क्या होती है किसी दिन R1 में लेकिन अभी आप लोगों ने मुझे क्या करनी है, अकाउंटिंग सिखानी है। टैक्स कौन कलेक्ट कर रहा है? गवर्नमेंट। और किससे कलेक्ट किया जा रहा है? पब्लिक से। इसका मतलब पब्लिक से टैक्स कलेक्ट करके कहाँ जाना है? गवर्नमेंट के पास जानी है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास जिसने टैक्स कलेक्ट करना है वो कौन है? गवर्नमेंट। इसने करना है, और करना किससे है? अवाम से। अब सवाल ये है, अवाम से गवर्नमेंट तक टैक्स कैसे जाएगा, इसकी ज़रा हमने बात करनी है। अवाम से गवर्नमेंट तक ये सेल्स टैक्स कैसे जाएगा, इसके बारे में हमने अब बात करनी है। सेल्स टैक्स पढ़ते हुए आप लोगों ने अपने आप को एक दफ़ा भूल जाना है कि हम कस्टमर हैं सेल्स टैक्स में आपने कस्टमर के पर्सपेक्टिव को भूल जाना है। आपने सेल्स टैक्स पढ़ना है किसके पर्सपेक्टिव से? बिजनेस के पर्सपेक्टिव से। जो दुकानदार है उसके पर्सपेक्टिव से, जो फैक्ट्री का मालिक है, जो मैन्युफैक्चरर है, जो कंपनी है, उसके पर्सपेक्टिव से आपने पढ़ना है। आपने ये नहीं करना कि आज मैं स्टिंग पी के आई हूँ तो मैं टैक्स पे करके आई हूँ, नहीं। जिससे स्टिंग लेके आए हो उस दुकानदार के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। केक्स एंड बेक पे गए हो, केक लेके आए हो, अपना नहीं कि मैंने देखा टैक्स पे किया, नहीं। आप देखेंगे जो केक्स एंड बेक वाला है उसने आपसे जो टैक्स लिया है हम, तो यहाँ पे हम किसके पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे? सारा दुकानदार के, बिजनेसमैन के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे होंगे। अब बिजनेस के पर्सपेक्टिव से चूंकि हम टैक्स पढ़ेंगे तो बिजनेस में कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं ना अजीब सी। क्या होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? एक अजीब व गरीब सा वर्ड है, हालांकि काम सारी अमीरों वाले हैं। क्या है हमारे पास? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट? पहली अटेम्प्ट में PRC पास करके आई हैं, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। क्या होती हैं? आइडिया है? कोई आइडिया नहीं है। इतनी खामोशी तो कसम से कब्रिस्तान में नहीं होती जितनी अभी हो गई थी। 2 सेकंड के लिए बिल्कुल खामोशी। वो गूंगर बहरे लोगला साहब हो गया, सुम बुकमुम। क्या होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट? पढ़ के आए हो? पढ़ के आए थे आप? स्टेटमेंट ऑफ, तो यार घबरा क्यों रहे हो? यहाँ पे कौन से AK-47 चलनी है बताओ? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसे आप लोग पढ़ के आए थे। बैलेंस शीट याद आया? हालांकि से बैलेंस शीट नहीं कहते अब। दूसरी क्या होती है? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जिसको आप लोग पढ़ के आए थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आप लोग इंट्रो में पढ़ के आए थे, ऐसे ही है। FAR 1 में जो आप लोगों ने पढ़नी है इस साल पढ़ लेंगे, एक है स्टेटमेंट ऑफ, अब सबको आ रहा है, फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और नोट्स। ये 3 चीज़ें जो हैं वो आपने कहाँ पढ़नी है? FAR 1 में पढ़ लेनी है। वो 2 पढ़ के आ चुके हुए हो, ये 3 आपने यहाँ पे पढ़नी है। ये होती हैं हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।
इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से ना एक ऐसा अकाउंट है जो सेल्स टैक्स के साथ क्लोजली रिलेट कर रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट है, वो हमारा कौन सा होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमारा सेल्स टैक्स के साथ क्लोजली क्या है, रिलेट कर रहा है, क्लोजली सिंक्ड है। ज़रा मुझे लिखवाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, बनवाना है आपने। कौन सा बिजनेस खोले, चेक करें, इतना वेंचर होता है कोई? आपको बिजनेस करवा रहा हूँ, बताएं कौन सा कारोबार करना है। तुम्हारा तेल तो हुकूमत निकाल रही है रोज टैक्स लगा के कि पेट्रोल पंप। भिखारी जनरल स्टोर खोलते हैं, ठीक है, भिखारी जनरल स्टोर के बेकरी जी, नहीं पानी दे दें, भिखारी बेकरीज, बीबी, वो वाली बीबी नहीं, हम भिखारी बेकरी का एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। जरा बताएंगे मेरे साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनेगा? सबसे पहले क्या आएंगी, सेल्स आएंगी, सेल्स आएंगी, कितनी सेल्स करनी है बताएं। गरीब आदमी, मैं तकरीबन कहा था कोई करोड़ की बात होगी, 10 लाख 1 मिलियन की सेल्स। यार मायूस की है वो है ना बिल गेट्स का, कि एटलीस्ट अपने ड्रीम्स तो बड़े रखें। सोचने में कौन सा टैक्स लगता है यार, सोच तो बड़ी करे। अब सोचने का कौन जी मैंने कल बाय करना है बुर्ज खलीफा, भाई सोच सकता हूँ, औकात हालांकि नहीं है, वो तो अलग बात है ना, सोच तो ले बंदा। 10 लाख सेल्स यार, मायूस कर दी है। चल 10 लाख डॉलर कर लेते हैं यार, 10 लाख डॉलर कर लें, लेकिन यहाँ लिखी तो रुपीज़ है मैंने, नहीं, डैमेज हैज़ बिन डन, डैमेज हैज़ बिन डन मतलब गुर्बत भी थोड़ी होती है, लेकिन इतना गरीब इमेजिनेशन है बंदा यार, कम से कम कितना करना है सेल्स बताएं। हम 7 मिलियन करेंगे, ना आपका ना उन भाई का। मैं जरा बुरा मान दे कि सर मैंने 10 कहा था और आप 110 पे पहुंच गए। ये आगे सेल्स, इसमें से क्या लेस करते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ओपनिंग स्टॉक नहीं कर रहा, सिर्फ मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स लिख रहा हूँ टोटल बना के, ठीक है। कितनी कर रही है, प्रॉफिट होता है हमेशा ये होता है कि 40-50% अगला मार्जिन रख के बेच रहा होता है, तो हम कॉस्ट ऑफ सेल्स लिख सकते हैं 3 मिलियन की, ठीक है। 3 मिलियन आ गई, कितना आया ग्रॉस प्रॉफिट, 4 मिलियन का ग्रॉस प्रॉफिट है, बस इतनी बनती है पीएल अकाउंट। उसके बाद हम इसमें से एक्सपेंसेस लेस करते हैं। अब एक्सपेंसेस कौन से लेस किए होंगे, जस्ट टेक एन एग्जांपल, आपने इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस लेस किए होंगे, मैं मतलब काइंड में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ एक्सपेंस की बात करूं। बिजली लेस की होगी, कितने की, कितने करनी है बिजली लेस, और यार सेल्स 1 मिलियन की, उसके ऊपर बंदा जाता नहीं है, खर्चा सीधा 1 मिलियन। जरदारी ऐसे थोड़ी होता है, हम डालेंगे कुंडा तो बिजली का बिल हमारा कितना आएगा, 2 लाख का सिर्फ। अच्छा बिजनेसमैन वो है जो कुंडे डालता है, बिजली और फ्यूल वगैरह, फ्यूल वगैरह हो गया, कितने का तेल, तेल महंगा, चल यार 5 लाख का तेल डलवा लिया डीजल में है, जनरेटर वही नहीं। आपके ख्याल से वो वाली बेकरी है जो आप लोगों को तो शायद वो है, शौक से खाते हैं छोटे समोसे, जो इतने से समोसे आते हैं, जो उनकी जो पट्टी बनती है, वो वाली बेकरी नहीं जो पाँव से आटा गूंद रहे होते हैं। हम एक प्रॉपर अच्छी वाली बेकरी की बात कर रहे थे, जलाल सन्स। वैसे उनका भी एक दफ़ा सेल टैक्स का स्कैम आया था प्रैक्टिकली, तो फ्यूल जनरेटर चल रहा था, ठीक है। और कौन से एक्सपेंसेस हो सकते हैं, सैलरी चल लिख लेते हैं, कितनी, कितनी सैलरी, 25,000 और 19,300 वाले यार, तो कम से कम सैलरी तो 6 लाख कर ले। चलो यही हम थोड़े बहुत एक्सपेंसेस करके नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं, कितना आएगा ज़रा बताएं।
27 लाख का नेट प्रॉफिट आ गया। ऐसे ही बनेगा। ये जो हम बनाते हैं ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें से दो चीज़ें ना बड़ी अहम है जो सेल्स टैक्स के साथ रिलेट कर रही हैं। एक है सेल्स और दूसरी है कॉस्ट ऑफ सेल्स। सेल्स किसको करते हैं? कस्टमर को। अब जब कस्टमर को हम सेल करते हैं, सामान बेचा पैसे लिए, ऐसे ही है, सामान बेचा पैसे लिए, और जब कस्टमर पैसे ले देगा तो वो क्या कहलाएगा? हमारा सेल्स से एसोसिएट वर्ड आएगा, उसे हम कहते हैं आउटपुट टैक्स। एज्यूम करें आप हैं केक्स एंड बेक वाले, बेकरी वाले, ठीक है। मैं आपके पास आया, सामान लिया, आपसे बिल दिया मुझे, मैंने आपको अमाउंट पे कर दी, बिल पे जीएसटी लिखा हुआ है, इतने था। जो मैंने एज अ कस्टमर आपको अमाउंट दी है, आप तो दुकानदार है ना, आपने मुझे सामान बेचा था, मैंने सामान लिया, मैंने आपको पे किया, उसने कहा ये आपका 100 रुपये का बिल है, 20 रुपये टैक्स भी बनता है, कितना पे करो? 120। मैं 120 पे करके आ गया, तो वो जो 20 रुपये आपको मिले हैं वो क्या कहलाएगा? आपका आउटपुट टैक्स। क्यों? बिकॉज सेल्स से रिलेट कर रहा है। सेल्स हमारे बिजनेस में क्या होती है? जारी होती है बाहर। तो जो हम कस्टमर से टैक्स रिसीव करेंगे, जो हम कस्टमर से टैक्स रिसीव करेंगे, वो इनके लिए क्या कहलाएगा? आउटपुट टैक्स कहलाएगा। ठीक है। आप किसी भी ब्रांड पे चले जाएं, किसी भी आउटलेट पे चले जाएं, आप उनसे सामान लेके आते हैं, आपको बिल आता है, बिल पे जीएसटी लिखा होता है, जो आप पे करते हैं, आप उन्हें पे करके आ रहे हैं, उनके लिए वो क्या है? आउटपुट टैक्स है, बिकॉज उन्होंने किससे लिया है? कस्टमर से लिया है। ऐसे ही है। अब हम उनकी बात करते हैं, दुकान की, भिखारी बेकरी की। आटा लेके आए होंगे, आटा भी लेके आए हैं, चीनी लेके आए हैं, मैदा लेके आए होंगे, जितनी आइटम से लेके आएंगे। अब ये जिनसे खरीद के लाए होंगे उनको ये भी टैक्स तो पे करके आए होंगे ना। तो जो इन्होंने पे किया है वो क्या होगा? इनका इनपुट टैक्स कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? इनपुट टैक्स कहला रहा होगा। हम किसके पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं? बेकरी के पर्सपेक्टिव से, केक्स एंड बेक के पर्सपेक्टिव से बात कर लें। मैं जाता हूं, मैं केक्स एंड बेक से बाय करता हूं सामान, मैं कस्टमर हूं, जो मैंने उनको अमाउंट पे करके आ गया, जो उन्होंने मेरे से टैक्स लिया है वो उनके लिए क्या है? आउटपुट टैक्स। चलिए हम यहां पर कैलकुलेट करते हैं, हमारा आउटपुट टैक्स कितना आएगा। जरा हमारे पास रेट आता है 18%। 7 मिलियन का 18% लें, क्या बनता है जरा बताएं? कितना? केक एंड बेक, ये इस बेकारी बेकरी को 70 लाख की सेल्स करके कितना टैक्स रिसीव हुआ? 12,60,000। मतलब कस्टमर से इन्होंने कितना टैक्स लिया? 12,60,000। और जब इन्होंने सामान परचेज किया था दाएं बाएं से 3 मिलियन का, इन्होंने टैक्स कितना पे किया होगा? इनका इनपुट टैक्स कितना बनता है बताएं जरा? 3 मिलियन का 18% लें, कितना बनेगा? 5,40,000। तो अब ये दुकानदार हजरात, ये बेकरी वाला करेगा क्या? ध्यान से देखिएगा कि इसने जो आउटपुट टैक्स कस्टमर से रिसीव किया है, वो जो इसने इनपुट टैक्स पे किया था जब ये सामान लेके आया था, वो आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स को लेस करवाएगा। रिमेनिंग कितने पैसे बचे? कितने? 7। ये 7,20,000 क्या कर देगा? ये गवर्नमेंट को पे कर देगा। अब ये हो क्या रहा है? इसने कस्टमर से टैक्स कितना लिया? 12,60,000 रुपए का टैक्स इसने कस्टमर से रिसीव किया। ऐसे ही है। ये टैक्स खुद कितना पे करके आया हुआ था? 5,40,000। उस 12,60,000 जो कैश इसको मिला था, उसमें से इसने 5,40,000 अपना साइड पे कर लिया, और बाकी सारे का सारा किसको पे कर दिया?
हुकूमत को पे कर दिया। तो बेसिकली जिस तरह हम सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस करके जीपी निकालते हैं, सिमिलरली हमने क्या करना है, आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स लेस करवा के जो सेल्स टैक्स पेएबल है वो क्या करना है, हमने कैलकुलेट करना सीखना है। और जब हम सेल्स करेंगे तो सेल्स करते हुए हम क्या लेंगे, आउटपुट टैक्स, और जब हमने परचेजेस की होंगी हमने क्या किया होगा, पे इनपुट टैक्स। आउटपुट में से इनपुट लेस करेंगे, रिमेनिंग टैक्स हमने क्या करना है, गवर्नमेंट को पे करना है। तो आउटपुट टैक्स क्या होता है पहले बताएं जरा। जो हम कस्टमर से ले रहे हैं वो हमारा क्या कहलाएगा, आउटपुट टैक्स। जो हमने पे किया है वो हमारा क्या कहलाएगा, इनपुट टैक्स। तो पूरी कहानी जो है वो सेल्स टैक्स में ये है। जो यहां पे लिखा है ना, ये आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स लेस करना, न्यूमेरिकल में हमने यही सीखना है। हम किसके पर्सपेक्टिव से यहां बात करेंगे, मैन्युफैक्चरर के, बिजनेस के पर्सपेक्टिव पे बात करेंगे। हम अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव से यहां पे नहीं चल रहे होंगे। इज दैट क्लियर, समझ आई? इसमें कोई सवाल है तो बताएं। चले अब मैं आपको ये कहानी यहां समझाता हूं। एक मिनट आवाज खोलते हैं, सबर करें। इसकी तो आवाज ही बड़ी मजे की, मुझे अब याद आया। जरा बताएं आउटपुट टैक्स क्या होता है, आउटपुट टैक्स क्या होता है? बोले यार, मैंने कल आना है रूम में तो क्या कहना है, अस्सलाम वालेकुम या अहलुल कबूर। बोल दो यार, क्या टेंशन है, पार्टिसिपेट करें। आउटपुट टैक्स क्या होता है? सेल्स करेंगे आउटपुट टैक्स आएगा, अगर सेल्स नहीं की आउटपुट टैक्स आएगा। इनपुट टैक्स क्या होगा, जब आपने सामान परचेज किया, आपने पे किया, वो क्या है, आपका इनपुट टैक्स है। ये दो बातें अगर आपको याद रहती हैं तो हमारे दो डेफिनेशंस तैयार हो गई हैं, आउटपुट टैक्स क्या होता है और इनपुट टैक्स क्या होता है। और एक अच्छी बात यह है कि पेपर में ये नहीं आती, प्रैंक। चले, ये इस कहानी जो है ना पूरी सेल्स परचेज की, इसको हम यहां से समझते हैं। ये कौन है हमारे पास, दुकानदार है। अब ये दुकानदार क्या कर रहा है, ये मिनियंस है, नॉट मैकडॉनल्ड्स। तो ये बर्गर्स बेच रहे, फ्राइज बेच रहे, सब कुछ है। अब आलू लेके आया होगा, परचेज है इसकी, बर्गर्स के बन लेके आया होगा, पैटिस लेके आया होगा, चीज लेके आया होगा, खरीद के आया होगा ना। ये जो सब कुछ खरीद के आया है उनके ऊपर टैक्स पे किया होगा इसने। ऑयल परचेज किया, टैक्स पे किया होगा। बिजली का बिल आ रहा है, बिजली के बिल में टैक्स होता है। आप घर जाएं, बिजली का बिल देखें, वहां पे लिखा होता है सेल्स टैक्स कितना शामिल है। जो इसने सारा पे किया अपने बिजनेस में, वो इसका क्या कहलाएगा, इनपुट टैक्स। क्या कहलाएगा, इनपुट टैक्स। देखते हैं, ठीक है। अब इसके पास से कस्टमर आता है, कस्टमर आया, कस्टमर को सामान बेचा। अब जब कस्टमर से ये बिल लेगा, जब कस्टमर से बिल लेगा तो उसमें क्या किया जाएगा, उसमें ये शामिल होगा टैक्स। ऐसे ही है, कस्टमर को डिलीवर किया बर्गर, बिल दिया, उसमें जो टैक्स लिया वो क्या कहलाएगा, इसके लिए आउटपुट टैक्स कहलाएगा। तो इस आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स जो है ये लेस करवाएंगे और रिमेनिंग क्या कर देंगे, ये गवर्नमेंट को पे कर देंगे। वैकेंसी खाली है, कोई जाना चाहता है, हायरिंग का बोर्ड लग गया वैसे तो जा सकता है। तो ये पूरी कहानी जो है वो किस में चलती है, हमारी सेल्स टैक्स में चल रही होती है। तो सेल्स टैक्स बेसिकली क्या है, आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स हमने लेस करवाना है और रिमेनिंग जो है वो हमने क्या करना है, हुकूमत को पे करना है। आउटपुट टैक्स क्या होता है और इनपुट टैक्स क्या होता है, जो हम पे करते हैं। इज दैट क्लियर? इतने रखते हैं आज, फिर कल हम अपनी चंद एक डेफिनेशंस जो हैं उनसे स्टार्ट करेंगे। बस हैंडआउट सबके पास आ गए हैं, हमारा अगले एक दो दिन सिर्फ इन हैंडआउट्स में जितनी डेफिनेशंस हैं वो डिस्कस आउट करेंगे, क्या होती हैं और किस तरह से चल रही होती हैं। इन डेफिनेशंस में मैं आपको रोज़ बताऊंगा कि ये डेफिनेशन है, इसको आपने रीड करना है, आपने ऊपर मार्क कर लेना है। रीड का मतलब है 2 से 3 दफ़ा पढ़ लें, पेपर में ये चीज़ नहीं आएगी। जो क्रैम करने वाली होगी, जो रट्टा मारने वाली होगी, मेंशन करूंगा ऊपर, आपने लिख लेना है। और कुछ हैं जो कंसेप्ट के लिए हैं, जो अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ये वो हैं जिसमें से केस सिनेरियोज आएंगे।
या जिसमें से न्यूमेरिकल्स जो हैं वो हमारे बन रहे होंगे, तो वो हैं। अगर टोटल बात करूं तो चार डेफिनेशंस ऐसी हैं जो टोटली कंसेप्चुअल बेस है। उन डेफिनेशन में से पूरे के पूरे हमारे न्यूमेरिकल्स निकलते हैं, कंसेप्चुअली हैं। 3 से 4 डेफिनेशन जो हैं वो क्रैम करने वाली हैं, जो रट्टा लग रहा होता है। बाकी मोस्टली जो है वो हमारी रीड ओनली है। तो अगले 2 से 3 दिनों में हमारे डेफिनेशंस जो हैं वो सारी की सारी जो है वो वाइंड अप हो जाएंगी। इज दैट क्लियर? यहाँ तक समझ आया? एनीथिंग जो कुछ मुश्किल हो तो बताएं। अब कल मैं आपको एक और सवाल देता हूँ जो आप लोगों ने फिर जवाब मुझे नहीं देना। सप्लाई चेन क्या होती है ये ज़रा मुझे ना आप लोगों ने बताना है। क्या सप्लाई चेन? इसको लिख लें और कल काइंडली आप लोगों ने भी जवाब देना है। कैंपस का हमने लिख दिया नाम, फीमेल डोमिनेटेड कैंपस है, फीमेल यहां बोलती नहीं है। सप्लाई चेन क्या होती है ये जरा मुझे आपने बताना है। और कल हम एक सप्लाई चेन भी ड्रॉ करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि कस्टमर की जेब से सारे का सारा टैक्स किस तरह निकलता है। ठीक है? और कल सोच के ना कल हमने क्या चीज़ खरीदने जाना है। ठीक है? कोई महंगी से महंगी चीज़ सोचना, 10 रुपए वाले कुरकुरे। ठीक है? तो ये सप्लाई चेन जरा मुझे आप लोगों ने कल बतानी है। इंशाल्लाह कल मिलते हैं सप्लाई चेन और कल की मज़ीद डेफिनेशंस के साथ। ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़।